नमस्कार। आप सभी का इस एल्गोरिदमिक समस्या समाधान की नींव एक व्यापक दृष्टिकोण पाठ्यक्रम पे स्वागत है। आज हम हैमिल्टोनियन सर्किट समस्या पर चर्चा करेंगे। इस विषय की रूपरेखा इस प्रकार से है। पहले हम ग्राफ का परिचय, उसके उदाहरण, ग्राफ के पथ के प्रकार, हैमिल्टोनियन ग्राफ, हैमिल्टोनियन सर्किट के लिए गुण, हैमिल्टोनियन सर्किट, हैमिल्टोनियन सर्किट के निर्धारण के समाधान, सॉल्यूशन पे चर्चा करेंगे। सॉल्यूशन में हम पेंडेंट एज प्रमेय, डिराक प्रमेय, ओरेस प्रमेय पे चर्चा करेंगे और इसके अलावा हम सरल ग्राफ और कुछ प्रश्न भी इस पे प्रस्तुत करेंगे। ग्राफ का परिचय। हम हैमिल्टोनियन सर्किट पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ग्राफ क्या होता है और ग्राफ में क्या क्या चीज़ें, ऐसे प्रश्न जो हैमिल्टोनियन पे आधारित हैं, वो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो ग्राफ होता है उसमें हम सेट ऑफ वर्टेक्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि सेट V है और जिसके हम वर्टाइसेस बोलते हैं, जो ग्रुप ऑफ वर्टेक्स होते हैं उन्हें। फिर हम जो सेट ऑफ एजेस हैं, मतलब एक दो वर्टेक्स के बीच में किस तरीके से एज दर्शाता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेट ऑफ एजेस रहेंगे। और इसी को जो ग्रुप ऑफ मतलब सेट ऑफ एजेस और वर्टेक्स को ही हम ग्राफ के रूप में निरूपित करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। शीर्ष या वर्टेक्स U, जैसे यहाँ पे एक उदाहरण के लिए मैंने दिया हुआ है, जैसे एक वर्टेक्स U है और V है, तो U और V कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें हम कहते हैं एडजेसेंट कहा जाता है। जैसे U और V को एडजेसेंट कहा जाता है यदि उनके बीच का एक किनारा एज E हो, जहाँ जो एज है वो U, V हो, या U और V के बीच में क्या रिश्ता है या उनको हम कैसे जोड़ सकते हैं, उसको हम एज बोलते हैं। दूसरा, जो वर्टेक्स, हर एक वर्टेक्स की एक डिग्री होती है। डिग्री क्या होती है? किसी वर्टेक्स की डिग्री उस वर्टेक्स पर स्थित किनारों की संख्या होती है। मतलब उस वर्टेक्स पे कितने एजेस हैं या कितने तरीक़ों से वो एक दूसरे वर्टेक्स से कनेक्टेड है, ये हम दर्शाते हैं। दूसरा होता है सेल्फ लूप, जिसको हम कभी भी डिग्री ऑफ वर्टेक्स जब हम लेते हैं तो सेल्फ लूप को हम 2 बार गिनते हैं। तीसरा होता है कि किसी वर्टेक्स की डिग्री को dV से हम प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे यहाँ पे एक मैंने चित्र या एक ग्राफ के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें प्रत्येक वर्टेक्स की डिग्री निर्धारित करनी है हमें। जैसे एक वर्टेक्स है, 4 वर्टेक्स हैं यहाँ पे, A, B, C और D। तो वर्टेक्स A का जो डिग्री होगा वो होगा डिग्री ऑफ वर्टेक्स इज इक्वल्स टू 3। क्यों 3 होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो वर्टेक्स A है वो कौन कौन से अन्य वर्टेक्स से कनेक्टेड है। जैसे आप देख सकते हैं, जो वर्टेक्स A है वो वर्टेक्स B से कनेक्टेड है, वर्टेक्स C से कनेक्टेड है और वर्टेक्स D से कनेक्टेड है। इसलिए हम डिग्री ऑफ वर्टेक्स A को 3 से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है डिग्री ऑफ वर्टेक्स B। तो डिग्री ऑफ वर्टेक्स B क्या होगा? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो वर्टेक्स B है वो कितने अन्य वर्टेक्स से कनेक्टेड है। जैसे B जो है वो A से कनेक्टेड है, B D से कनेक्टेड है और B जो है वो C से कनेक्टेड है। तो ये 3 वर्टेक्स से कनेक्टेड है। साथ ही में B में एक सेल्फ लूप भी है और मैंने प्रीवियसली ये भी बताया था कि सेल्फ लूप को हम 2 की काउंट से काउंट करते हैं। मतलब सेल्फ लूप कभी भी किसी वर्टेक्स में हो तो उसको हम 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए जो B में एक सेल्फ लूप है और वह 3 अन्य वर्टेक्स से भी कनेक्टेड है, इसलिए जो डिग्री ऑफ B होगा वो 5 होगा। तीसरा है डिग्री ऑफ C। तो डिग्री ऑफ C कितना होगा? तो C से आप देख सकते हैं कि C जो है वो 2 वर्टेक्स से कनेक्टेड है, A और B, इसलिए डिग्री ऑफ C है 2। डिग्री ऑफ D, दैट इज
डी की जो डिग्री है वो कितनी होगी, तो डी की जो डिग्री है वो कितने अन्य वर्टेक्स से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो डी है, वर्टेक्स डी है, वो 2 अन्य वर्टेक्स से कनेक्टेड है, दो ए और बी से, इसलिए उसकी डिग्री होगी 2। यहाँ पे एक अन्य उदाहरण है जिसमें हम ग्राफ के सभी नोडों के डिग्री का सम कितना होगा ये बताएंगे। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो ग्राफ है इसके आप 8 वर्टेक्स हैं, जिसमें से एक में सेल्फ लूप है और बाकी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो इसमें जैसे डिग्री ऑफ वर्टेक्स 1 लेते हैं, वर्टेक्स 1 को आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ए लिया हुआ है, V1 लिया हुआ है, तो आप वर्टेक्स 1 की जो डिग्री है वो 2 है, वर्टेक्स V2 की डिग्री जो है वो 3 है, वर्टेक्स V3 की डिग्री जो है वो 3 है, और डिग्री ऑफ वर्टेक्स 4 जो है वो 3 है, डिग्री ऑफ वर्टेक्स 5 3 है, डिग्री ऑफ वर्टेक्स 6 जो है वो 4 है, मतलब 4 अन्य वर्टेक्स से वो कनेक्टेड है, डिग्री ऑफ वर्टेक्स 7 जो है वो 2 है, और डिग्री ऑफ वर्टेक्स 8 जो है वो 2 है। तो ये सभी डिग्रियों को जब आप मिलाएंगे तो इनका जो सम होगा वो है 22, जो कि एक इवन नंबर है ना। ग्राफ में पथ के प्रकार, मतलब जो पाथ होता है ग्राफ में वो कितने तरीकों से होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं, जैसे पाथ है, तो एक पाथ है, पाथ n की लंबाई की ग्राफ के n+1 नोडों का एक क्रम होता है, जिसमें प्रत्येक वर्टेक्स का पेयर एक किनारा होता है। तो यहाँ पे हम एक सिंपल पाथ की अगर बात करें, एक साधारण पाथ की, तो इस पथ को साधारण कहा जाता है। किस पथ को? जब इसमें कोई किनारा एज दोहराया नहीं जाता है, मतलब हर एक जो एज है वो आप कभी भी किसी पाथ से अगर जा रहे हैं तो उसमें वो दोहराया नहीं जाएगा, वो रिपीट नहीं होगा, अर्थात सभी शीर्ष वर्टेक्स अलग होते हैं, केवल पहला नोड अंतिम शीर्ष वर्टेक्स समान होता है। मतलब जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं और जहाँ पे एंड कर रहे हैं वही पहला और अंतिम नोड होगा, और पहला और अंतिम नोड को कनेक्ट करने के लिए जो भी एज आप लेते हैं उसे हम कहते हैं सिंपल पाथ। दूसरा है एक एलिमेंट्री पाथ या प्रारंभिक पाथ किसे कहते हैं, जब ग्राफ में कोई शीर्ष या वर्टेक्स दोहराया नहीं जाता, अर्थात सभी वर्टेक्स अलग होते हैं, इसे हम कहते हैं प्रारंभिक पथ कहते हैं इसे। मतलब इसमें कोई भी वर्टेक्स जो है वो डुप्लीकेट या फिर रिपीट नहीं होता। जब भी हम किसी एक ग्राफ को ट्रैवर्स करते हैं या फिर ग्राफ को हम समझिए एक पाथ में एक रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि उस ग्राफ का क्या पाथ होगा, सपोज़ किसी एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जाने के लिए, तो हमें कोई भी बीच में वर्टेक्स को रिपीट नहीं करना है, तो उसको एक एलिमेंट्री पाथ कहा जाता है, जिसमें हम कोई भी वर्टेक्स को दोहराते नहीं हैं। दूसरा है सर्किट और क्लोज्ड पाथ। तो इस पाथ को सर्किट या बंद पथ या फिर आप क्लोज्ड पाथ कहते हैं, जब एक ही शीर्ष से शुरू होता है और उसी शीर्ष पर समाप्त होता है, अर्थात V0 = Vn होता है। मतलब कि जब आप कभी भी कोई एक पाथ आप ग्राफ का ट्रैवर्स करते हैं तो उसमें जो शुरुआती नोड है और जो ख़त्म होने वाला नोड है, जहाँ पे वो समाप्त हो रहा है, वो दोनों सेम होने चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड पाथ। तीसरा होता है सरल सर्किट पाथ। तो सरल सर्किट एक सरल पाथ है जो एक सर्किट या फिर एक क्लोज्ड पाथ के फॉर्म पे रहता है। अब एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण हम लेते हैं, जैसे कि ये ग्राफ दिया हुआ है आपके सामने में, तो इसमें एक साधारण पाथ जो हो सकता है वो है V1 से V6 को, ठीक है। एलिमेंट्री पाथ जो है वो V1 से V6 को हो सकता है। एक जो सिंपल पाथ है, जो एलिमेंट्री पाथ नहीं है या जिसमें प्रारंभिक पाथ नहीं है, वह है V1 से V6 को। जो साधारण सिंपल पथ नहीं है और V2 से शुरू होता है ना, और उसके बाद में सिंपल सर्किट जो है वो V1 से शुरू होता है। दूसरा जो है एक सर्किट जो सरल नहीं है और V2 से शुरू होता है। तो ये सब चीज़ों पे आपको हम उत्तर देंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं, सिंपल पाथ कैसे बनेगा, एलिमेंट्री पाथ कैसे बनेगा, एक सिंपल पाथ लेकिन एक एलिमेंट्री पाथ कैसे बनेगा V1 से V6 को, और एक
सर्किट, सिंपल सर्किट जो है वो कैसे शुरू होगा, V1 से, और एक सर्किट जो सरल नहीं है लेकिन V2 से शुरू होगा। तो इसका उत्तर है, जैसे एक साधारण पाथ को अगर हम लें V1 से V6 तक, तो आप देखिए यहाँ पे हम कौन कौन से वर्टेक्स से मिल के एक पाथ बनाएंगे V1 से V6। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं V1, V2, V3, V4, V5 और V6 को। ये जो 6 वर्टेक्स हैं वो मिल के एक सिंपल पाथ बनाएंगे या एक साधारण पाथ बनाएंगे। दूसरा है एलिमेंट्री पाथ। तो एलिमेंट्री पाथ जो है वो V1 से V6 को उसी तरीके से जैसे सिंपल पाथ बनाए हैं वैसे ही एक प्रारंभिक पाथ भी बनेगा जो V1, V2, V3, V5, V4 और V6 को लेके बना सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं दोनों में सिर्फ एक ही अंतर है, हम V3 के बाद जो सिंपल पाथ था उसमें V4 फिर V5 और V6 को ट्रैवर्स कर रहे थे, बट जो एलिमेंट्री पाथ है उसमें हम V3 के बाद V5, V4 और V6 को ट्रैवर्स कर रहे हैं। तीसरा होता है एक साधारण सिंपल पाथ जो प्रारंभिक या एलिमेंट्री पथ नहीं है और V1 से V6 को गया हुआ है। तो इसका उत्तर है V1, V2, V3, V5, V2, V4, V6। तो ये एक एलिमेंट्री या ये एक सिंपल पाथ है जो साधारण पथ नहीं है और V2 से शुरू होता है। तो V2 से शुरू होके हम कौन सा सिंपल पाथ या कौन सा साधारण पाथ नहीं है ऐसा हम दर्शाते हैं, वो हो सकता है V2, V3, V4, V5, V3, V4 और V6। अब पांचवा प्रश्न है जो सिंपल सर्किट V1 से शुरू होता है। तो V1 से हम सिंपल सर्किट का मतलब होता है एक क्लोज्ड पाथ, एक बंद पाथ प्रोवाइड करना, एक बंद पाथ बनाना जिसमें हम जो शुरुआती नोड है या शुरुआती वर्टेक्स है वहाँ से हम शुरुआत करते हैं और हम समाप्त या फिर एंड भी उसी वर्टेक्स पे ही करते हैं। जैसे V1 से शुरू हुआ है तो हम V1 पे ही जाके ख़त्म करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं एक सर्किट, एक क्लोज्ड पाथ बनाना। तो इसका उत्तर है V1, V2, V4, V6, V5, V3 और V1। तो ये एक सिंपल सर्किट बना। अब हमें नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, हमारा अगला प्रश्न है एक सर्किट जो सरल नहीं है और V2 से शुरू होता है। तो V2 से शुरू होने वाला ऐसा कौन सा सर्किट है जो सिंपल पाथ नहीं है? तो V2, V3, V1, V2, V5, V4 और V2। देखिए आप इसमें जो शुरू के जो वर्टेक्स हैं वही वर्टेक्स पे ही हम समाप्त कर रहे हैं, इसीलिए यह एक सर्किट के रूप में दर्शाया जाता है। सर्किट का मतलब ही यही है कि जहाँ पे एक बंद पाथ हो, एक क्लोज्ड पाथ हो। तो ये जो उदाहरण है या एग्जाम्पल है, इसको आप अपने ग्राफ के लिए, कभी भी ग्राफ का अगर आप चयन करते हैं पढ़ने के लिए तो आप इसको आराम से एज ए एग्जाम्पल ले सकते हैं। दूसरा है ग्राफ के तत्व या फिर एलिमेंट्स ऑफ ग्राफ। तो एलिमेंट्स ऑफ ग्राफ या फिर ग्राफ के तत्व में हम पहला जो है वो पेंडेंट वर्टेक्स पढ़ते हैं। पेंडेंट वर्टेक्स में यह होता है कि यह एक शीर्ष वर्टेक्स जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम पेंडेंट वर्टेक्स बोलते हैं। मतलब जिस भी वर्टेक्स की डिग्री 1 है या जिस भी वर्टेक्स की डिग्री या जिससे वो कनेक्ट है दूसरे वर्टेक्स से उसकी डिग्री 1 है, उसे हम पेंडेंट वर्टेक्स कहा जाता है। दूसरा होता है पेंडेंट एज। पेंडेंट एज मतलब जो किनारा या एज एकमात्र पेंडेंट वर्टेक्स से जुड़ी होती है उसे पेंडेंट एज कहते हैं। तीसरा है ऑड वर्टेक्स, मतलब एक वर्टेक्स या एक शीर्ष जिसकी डिग्री विषम या फिर ऑड होती है उसे हम ऑड वर्टेक्स कहते हैं। जैसे कोई भी वर्टेक्स है वो अगर अन्य वर्टेक्स से या उस पे कोई सिर्फ 3 एजेस हैं या उसकी डिग्री जो है वो 3 है, तब हम उसको बोलते हैं ऑड वर्टेक्स। तीसरा है इवन वर्टेक्स। इवन वर्टेक्स में हम एक वर्टेक्स जिसकी डिग्री इवन हो या सम हो, मतलब 2, 4, 6, 8 ऐसा,
तो उसको हम बोलते हैं सम वर्टेक्स या फिर इवन वर्टेक्स। नेक्स्ट आता है इंसिडेंट एज। तो इंसिडेंट एज हम किसे कहते हैं? एक किनारा या एज जिसे शीर्षों के साथ जुड़ा होता है उसे इंसिडेंट एज कहा जाता है। इसके बाद अगला जो एलिमेंट है ग्राफ का वो है एडजेसेंट वर्टेक्स। तो एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होता है? दो वर्टेक्स जो कि एक एज से जुड़े होते हैं। जैसे कि आप U और V लीजिए, जो एक एज से जुड़े हों तो उन्हें हम बोलते हैं एडजेसेंट वर्टेक्स, मतलब साथ वाले वर्टेक्स। यदि एक एज U, V होता है तो हम कह सकते हैं कि वर्टेक्स U वर्टेक्स V से एडजेसेंट है और वर्टेक्स V जो है वो वर्टेक्स U से एडजेसेंट है। ग्राफ पर अब हम एक ग्राफ दिया हुआ है, अब इस हम ग्राफ पर विचार करेंगे और निम्नलिखित जो प्रश्न है उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे पहले मैंने यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, उसमें हम पहले खोजेंगे कि इसमें कितने पेंडेंट वर्टेक्स हैं, मतलब ऐसे वर्टेक्स जिसकी डिग्री 1 हो। दूसरा है पेंडेंट एजेस, मतलब ऐसे एजेस जिनकी डिग्री जो है या फिर जो ऐसे वर्टेक्स से जुड़े हों जिनकी डिग्री 1 होती है। फिर होता है ऑड वर्टेक्स। जैसा कि हम जानते हैं ऑड वर्टेक्स मतलब कि ऐसे वर्टेक्स जिनकी डिग्री ऑड में होती है, जैसे कि 1, 3, 5, 7 ऐसा। चौथा प्रश्न है इवन वर्टिसेस, या फिर ऐसे शीर्षों को हम ढूंढेंगे जिनका जो डिग्री है वह इवन हो, जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसा, इस टाइप से जो इवन हो या सम के उसमें हो, इसे हम इवन वर्टेक्स बोलते हैं। पांचवा है हम ऐसे एजेस ढूंढेंगे जो इंसिडेंट एजेस हैं और एडजेसेंट वर्टेक्स। जैसा कि अब इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक पेंडेंट वर्टेक्स है V5, जिसकी आप ये देख सकते हैं कि V5 की जो डिग्री है वो है 1। दूसरा है पेंडेंट एज। पेंडेंट एज मतलब कि जैसे यहाँ पे एक V4 और V5 के बीच में जो एज है दैट इज E5, वह है एक पेंडेंट एज, मतलब ऐसे वर्टेक्स से वो जुड़ा हुआ है जिसका जो डिग्री है वो क्या है 1 है। तो वो V4 से V5 के बीच का जो एज है वो है जिसको हम E5 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑड वर्टाइसेस। ऑड वर्टाइसेस कौन कौन से हैं? जिनका वर्टेक्स का डिग्री जो है वो 1, 3, 5, 7 ऐसा है, तो वह है V3 और V5। चौथा है इवन वर्टाइसेस, मतलब सम शीर्ष। तो सम शीर्ष ऐसे कौन कौन से शीर्ष या ऐसे कौन कौन से वर्टाइसेस हैं जिनका डिग्री इवन होगा? तो वो वर्टाइसेस हैं V1, V2 और V4। उसके बाद हम इंसिडेंट एजेस को देखते हैं। जैसे कि एज E1 है, वो किसके कौन कौन से वर्टेक्स से इंसिडेंट है? वर्टेक्स V1 और V2 से। दूसरा है एज E2 जो कि इंसिडेंट है V1 और V3 वर्टेक्स पे। तीसरा है एज E3 जो वर्टेक्स V2 और V3 से इंसिडेंट है। फिर है E4 जो वर्टेक्स V3 और V4 पे इंसिडेंट है। तीसरा लास्ट है E5 जो वर्टेक्स V4 और V5 से इंसिडेंट है। नाउ अब इसके बाद हम जो छठवां है वो है एडजेसेंट वर्टेक्स। तो एडजेसेंट वर्टेक्स जैसे हमें पता करना है V1, तो V1 का एडजेसेंट वर्टेक्स क्या है? V2 और V3। वैसे ही V2 जो है वो V1 और V2 वर्टेक्स के एडजेसेंट है। V3 जो है वो V1 और V4 के एडजेसेंट है। वैसे ही V3 जो है वो V4 और V5 से एडजेसेंट है और V5 जो है वो V4 वर्टेक्स से एडजेसेंट है। अब यहाँ तक हमने ग्राफ के बारे में देखा है। अब हम यहाँ पे चलेंगे हैमिल्टोनियन सर्किट क्या होता है। तो जैसा कि हमने ग्राफ को देखा है, तो ग्राफ G में एक सरल पाथ, एक सिंपल पाथ जो प्रत्येक शीर्ष या वर्टेक्स से ठीक एक बार गुजरता है उसे हम हैमिल्टोनियन पाथ कहते हैं। और ग्राफ G में एक सरल सर्किट जो प्रत्येक शीर्ष से ठीक एक बार गुजरता है और सर्किट का पहला और आखिरी शीर्ष एक ही होते हैं, उसे हम हैमिल्टोनियन सर्किट कहते हैं। जैसे इसमें हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हैमिल्टोनियन है
वह क्या होता है। जैसे आपने कोई भी एक ग्राफ लिया है, उसमें हर एक वर्टेक्स को हमें एक बार विजिट करना है, मतलब हर एक वर्टेक्स से एक बार गुजरना है, और हमारे गुजरने का कोशिश कैसा होगा कि ये एक सिंपल सर्किट फॉर्म करे, क्लोज्ड लूप फॉर्म करे, क्लोज्ड पाथ फॉर्म करना है, जिसमें कि जो पहला और आखिरी वर्टेक्स है या फिर पहला जो और आखिरी शीर्ष है वह एक ही होना चाहिए, तो उसे हम हैमिल्टोनियन सर्किट बोलते हैं। हैमिल्टोनियन के साथ में ही एक आता है यूलर ग्राफ भी। तो यूलर ग्राफ या यूलर पाथ क्या होता है, जैसे यूलर पाथ और यूलर सर्किट में प्रत्येक किनारा केवल एक बार ही समाहित होता है और पहला और आखिरी शीर्ष अलग अलग होता है। जैसे हैमिल्टोनियन सर्किट और यूलर सर्किट में एक ही अंतर है, हैमिल्टोनियन सर्किट में हर एक वर्टेक्स से एक बार ही गुजरना है, जिसमें पहला और अंतिम शीर्ष या पहला और अंतिम वर्टेक्स एक ही होना चाहिए। जबकि जो यूलर ग्राफ या यूलर सर्किट होता है वह भी एक सिंपल सर्किट है या क्लोज्ड पाथ फॉर्म करता है, लेकिन इसमें हमें हर एक एज को एक एक बार गुजरना है, हर एक एज से एक एक बार गुजरना है। इसमें पहला और आखिरी वर्टेक्स समान हो या सेम हो ये ज़रूरी नहीं है, ये अलग अलग होता है। तो यह होता है बेसिक हैमिल्टोनियन और यूलर पाथ में डिफरेंस। विलियम हैमिल्टन ने 1857 में इक्वेशियन पहेली या इक्वेशियन पजल का आविष्कार किया था। इसमें एक लकड़ी का जो डोडेकाहेड्रॉन 12 नियमित पेंटागन के साथ शामिल था, जिसके प्रत्येक वर्टेक्स पर विभिन्न शहरों के नाम अंकित थे, और स्ट्रिंग का उपयोग 20 शहरों में एक बार जाने वाले सर्किट को प्लॉट करने के लिए किया गया था। तो जो हैमिल्टोनियन सर्किट जो हम आज पढ़ते हैं वो इसी का ही एक परिचय है, इसी से ही उदाहरण है जिसको विलियम हैमिल्टन ने बताया था, और इसको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया था, जिसमें प्रत्येक जो वर्टेक्स है उसको उन्होंने हर एक शहर के नाम से अंकित किया था। और जो सेम हम अभी यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि हैमिल्टोनियन सर्किट में हर एक वर्टेक्स को आपको गुजरना है, आपको विज़िट करना है, और जिसमें कि पहला और अंतिम वर्टेक्स जो है वो सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यही हैमिल्टोनियन का एक मीनिंग है। अब हैमिल्टोनियन ग्राफ, तो ग्राफ जी हैमिल्टोनियन है वह कब हो सकता है, यदि वहाँ मौजूद ग्राफ में हैमिल्टोनियन चक्र या हैमिल्टोनियन सर्किट होना चाहिए, तो उस ग्राफ को हम हैमिल्टोनियन बोलते हैं। हैमिल्टोनियन साइकिल जो है या हैमिल्टोनियन सर्किट क्या होता है, तो हैमिल्टोनियन साइकिल एक बंद पथ है जिसमें पहली और आखिरी को छोड़कर प्रत्येक शीर्ष बिल्कुल एक बार शामिल होता है, और पहला और आखिरी जो वर्टेक्स है या शीर्ष है वो सेम होना चाहिए। चूँकि यह एक पाथ है इसलिए किसी शीर्ष या किनारे को दोहराया नहीं जा सकता है, लेकिन यूलर साइकिल एक बंद पाथ है, एक क्लोज्ड पाथ है, और इसलिए शीर्षों को उसमें दोहराया जा सकता है लेकिन किनारों को दोहराया नहीं जा सकता। यूलर ग्राफ में या यूलर साइकिल, यूलर ग्राफ जो है वो यूलर साइकिल से मिलके बनता है। तो यूलर साइकिल में हम एजेस को विज़िट करते हैं, एजेस को एजेस के थ्रू गुजरते हैं, जबकि हम हैमिल्टोनियन सर्किट में या हैमिल्टोनियन साइकिल में हमारा जो फोकस है वो वर्टेक्स पे होता है, जिसमें हर एक वर्टेक्स से हमें एक बार गुजरना होता है, और हमारा जो पहला जो वर्टेक्स है और जो लास्ट वर्टेक्स है वो सेम होना चाहिए। हैमिल्टोनियन वर्टाइसेस या हैमिल्टोनियन शीर्षों पर केंद्रित होती है, लेकिन यूलर किनारों पर केंद्रित होती है। इसलिए हैमिल्टोनियन में हर किनारे या हर एजेस पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब किनारों को छोड़ा जा सकता है, लेकिन हमें प्रत्येक शीर्ष या वर्टेक्स पर एक बार जाना ही अनिवार्य होगा। डिसकनेक्टेड जो ग्राफ्स होते हैं, मतलब जो आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं, वह कभी भी हैमिल्टोनियन नहीं हो सकते हैं। दूसरा, दो या अधिक शीर्षों या दो या अधिक वर्टेक्स वाले जो चक्रीय या एसाइक्लिक ग्राफ वो भी कभी हैमिल्टोनियन नहीं होते हैं। तो
तो हैमिल्टोनियन ग्राफ का एक सबसे अच्छा चीज़ यही है कि आप कभी भी कोई डिस्कनेक्टेड ग्राफ देखते हैं या फिर एसाइक्लिक ग्राफ या फिर जो एसाइक्लिक मीन्स चक्री ग्राफ अगर आप देखते हैं तो उसे आप देखते ही बोल सकते हैं कि वह हैमिल्टोनियन नहीं है। हैमिल्टोनियन सर्किट के गुण। हैमिल्टोनियन में एक डिग्री का कोई वर्टेक्स नहीं होता है, कोई कट एजेस नहीं होते हैं। यदि किसी शीर्ष या वर्टेक्स की डिग्री 2 है तो उस पर आने वाले दोनों किनारे किसी भी हैमिल्टोनियन सर्किट में होने चाहिए। किसी भी हैमिल्टोनियन सर्किट में कोई छोटा सर्किट शामिल नहीं है। किसी भी छोटे सर्किट के प्रारंभ या समापन बिंदु को 2 बार जाना विजिटेड होगा, या 2 बार जो हम जाते हैं वह होगा, 2 बार उसे जाना ही होगा। तो यह हैमिल्टोनियन सर्किट के गुण हैं। दूसरा, हैमिल्टोनियन सर्किट के लिए कोई आवश्यक और पर्याप्त शर्त नहीं है, मतलब कोई भी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हैमिल्टोनियन होने के लिए कोई भी ग्राफ का नेसेसरी या सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। दूसरा, हैमिल्टोनियन एक ओपन प्रॉब्लम है जिसे कोई भी ग्राफ में हल करने में सक्षम नहीं है और इसलिए यह एक अनसुलझी समस्या है, मतलब यह एक अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है। यदि यह कोई अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम नहीं है बल्कि यह एक ओपन प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें जो n शीर्ष होते हैं तो n शीर्षों से हम फैक्टोरियल n से अधिक सर्किट बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर हम एक प्रश्न करेंगे जिसका इसमें हम यह बताएंगे कि इसमें हैमिल्टोनियन सर्किट शामिल है या नहीं, या फिर कौन सा ग्राफ ऐसा है जो हैमिल्टोनियन है। तो जैसे हम ग्राफ G1 में देखते हैं तो इसमें G1 जो है वो हैमिल्टोनियन सर्किट है। क्यों हैमिल्टोनियन सर्किट है? क्योंकि यहाँ पे A से हम B तक जा सकते हैं, B से C, C से D, D से E और E से A। तो अंत में हम A पे ख़त्म कर रहे हैं, A से शुरू होकर ही A पे ख़त्म हो रहा है और हर एक वर्टेक्स को हम एक बार विज़िट कर रहे हैं, मतलब हर एक शीर्ष से हम एक बार गुज़र रहे हैं। इसलिए जो ग्राफ G1 है वह एक हैमिल्टोनियन सर्किट है। दूसरा, G2 जो ग्राफ है उसमें आप देख सकते हैं A और D के बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो यह हैमिल्टोनियन सर्किट है या नहीं? तो यह हैमिल्टोनियन सर्किट नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी हैमिल्टोनियन पाथ शामिल नहीं है। जैसे कि हम A से B जा सकते हैं, B से C, C से D, लेकिन D से हम A पे नहीं जा सकते हैं अगर हम वर्टेक्स A से चालू कर रहे हैं। तो अगर हम जैसे B से जाते हैं तो B से C जा सकते हैं, C से D जा सकते हैं। अब D से हम पुनः अगर B जाते हैं तो हम वर्टेक्स A को कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा ही आप सारे वर्टेक्स के लिए भी करके देख सकते हैं और यह इसमें यही पता चलेगा कि जो ग्राफ G2 है वो हैमिल्टोनियन सर्किट नहीं है। अब G3 में जो ग्राफ है वह भी हैमिल्टोनियन सर्किट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें भी एक पाथ जो है, आप किसी भी वर्टेक्स से आप जाके देखेंगे तो आप सारे वर्टेक्स को कवर नहीं कर सकते हैं। दूसरा, जो हैमिल्टोनियन का जो कंडीशन है कि आपको जिस वर्टेक्स से आप चालू कर रहे हैं उसी वर्टेक्स पे आपको ख़त्म करना है, उसी वर्टेक्स पे समाप्त करना है, तो वह भी आपका कंडीशन यहाँ पे ग्राफ G3 के लिए नहीं हो पाएगा। इसलिए जो G3 है वह भी हैमिल्टोनियन नहीं है। दूसरा प्रश्न है, यूलर में प्रत्येक किनारे या एज को हम ठीक एक बार कवर किया जा सकता है, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक शीर्ष या प्रत्येक वर्टेक्स को भी कवर किया जा सकता है। तो क्या यह कथन सत्य है या नहीं? मतलब इसका इनडायरेक्ट आप ये सोच सकते हैं कि यूलर जो ग्राफ होता है उसमें हम हर एक एज को एक बार कवर करते हैं, हर एक एज को एक बार विजिट करते हैं। तो क्या हम ये उससे अनुमान लगा सकते हैं कि जैसा हम हैमिल्टोनियन में करते हैं कि हर एक वर्टेक्स एक बार कवर हो, तो वैसा ही हम जो यूलर ग्राफ में, क्योंकि हर एक एज को हम कवर कर रहे हैं, तो उससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं क्या कि हर एक एज भी कवर होगा। तो यह कथन सत्य है या नहीं, यह हमें देखना है। तो यह कथन जो है वो सत्य है कि हम अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक
शीर्ष को भी कवर किया जा सकता है या नहीं, यह जो है वो असत्य है, यह सत्य नहीं है। दूसरा, हैमिल्टोनियन सर्किट है या नहीं, तो यह जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वर्टेक्स A B C D हैं, इसमें से अगर आप A से चालू करते हैं तो A से B, B से C, C से D और D से A तक हम जा सकते हैं। तो इसलिए यह जो सर्किट है यह जो है वो हैमिल्टोनियन सर्किट है। दूसरा, यह जो है दूसरा ये जो इसमें से जो प्रश्न है जो ऊपर वाला जिसमें आप देख सकते हैं यह हैमिल्टोनियन सर्किट है या नहीं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि हम A से B जा सकते हैं, B से C, C से D, D से E भी जा सकते हैं, लेकिन जब हम E से A की ओर जाना चाहेंगे तो हमें बीच में C को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, जिसमें हम C जो वर्टेक्स है उसको हम 2 बार क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए यह हैमिल्टोनियन सर्किट नहीं है। आप दूसरा भी वर्टेक्स लेके इसको आप कर सकते हैं, जैसे हम वर्टेक्स B को लेके गए तो वर्टेक्स B से आप C में जाएंगे, C से D पे, D से E में, फिर E से आखिर में हमें C तक जाना ही पड़ेगा, तो इसलिए यह हैमिल्टोनियन नहीं है। दूसरा जो प्रश्न है उसमें भी आप किसी भी तरीके से आप मुड़ के जाना चाहें तो आप जो पुनः आपको कोई ना कोई वर्टेक्स को आपको विज़िट करना ही पड़ेगा, इसलिए यह जो दोनों क्वेश्चन है यह हैमिल्टोनियन नहीं है। हैमिल्टोनियन जो पाथ है, हैमिल्टोनियन पाथ एक खुला पाथ है या ओपन पाथ है जिसमें प्रत्येक वर्टेक्स बिल्कुल एक बार शामिल होता है। इसका मतलब है कि प्रारंभ या स्टार्ट और एंड वर्टेक्स अलग अलग होना चाहिए या सेम होना चाहिए। दूसरा, सही है या गलत यह हमें बताना है, तो यह जो प्रश्न है वह क्या है आपका, हैमिल्टोनियन पाथ में जो स्टार्ट और जो एंड वर्टेक्स है वह अलग अलग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यह आपको बताना है। दूसरा जो है वह प्रश्न है हैमिल्टोनियन सर्किट, तो हैमिल्टोनियन सर्किट इम्प्लाइज टू हैमिल्टोनियन पाथ। यदि ग्राफ हैमिल्टोनियन सर्किट है तो इसमें हैमिल्टोनियन पथ शामिल होना चाहिए। क्या यह सच है या गलत है, तो यह सच है या गलत है, यह जो है वो सही है, क्योंकि हैमिल्टोनियन सर्किट तभी हो सकता है जब उसमें हैमिल्टोनियन पाथ हो। तो अगर हमारे ग्राफ में हैमिल्टोनियन पाथ शामिल है तो वह हैमिल्टोनियन सर्किट होगा। दूसरा है हैमिल्टोनियन पाथ इम्प्लाइज टू हैमिल्टोनियन सर्किट सत्य है या नहीं, तो यह गलत है, क्योंकि अगर कोई ग्राफ हैमिल्टोनियन सर्किट है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह उसमें अगर कोई पाथ जो है वो हैमिल्टोनियन पाथ है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह हैमिल्टोनियन सर्किट पहले रहा हो। मतलब यह कि हैमिल्टोनियन सर्किट है तो हैमिल्टोनियन पाथ हो, यह ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर किसी ग्राफ में हैमिल्टोनियन पाथ है तो वह ग्राफ जो है वो हैमिल्टोनियन सर्किट होगा। तो यहाँ पर हम ये पूरा जो आज का हमारा जो चर्चा का विषय था हैमिल्टोनियन सर्किट, इसको हम समाप्त करते हैं। इसके आगे हम हैमिल्टोनियन सर्किट के जो समाधान हैं या फिर उसके आगे में है एन क्वींस का प्रॉब्लम, उस पे हम आगे आने वाली जो कक्षा है उस पे हम चर्चा करेंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह जो हैमिल्टोनियन सर्किट का जो विषय था वो समझ में आया होगा और आप आगे भी इसको जो एन क्वींस प्रॉब्लम है और इसके जो समाधान का विषय है उसको आगे आप आने वाले समय में सुनेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।